मी मगाचपासून सांगते, ते 40हून अधिक लेख शोध निबंध पुस्तके लिहून समाजाला दिशा दाखवणारे आणि आजही 81व्या वर्षी जोमाने काम करणारे राम पुनियानी सर यांची ओळख शाम करून देत आहेत. पण शामल करून देत आहेत. त्यापूर्वी मी त्यांना विनंती करते की आपण या विचार मंचावर यावं. सगळीकडे आजच्या कार्यक्रमाच्या अध्यक्षा प्रज्ञादया पवार यांना मी विनंती करते की त्यांनी मंचावर यावं. प्रज्ञादया पवार. महत्वाच्या सत्राकडे वळत आहोत. जात पितृसत्तेच्या शेवटच्या पायरीवर उभे असणाऱ्या आंबेडकरी स्त्रियांनी ही परिषद भरवलेली आहे. मला वाटतं की आजच्या सगळ्या सांस्कृतिक उन्मादाच्या काळात आम्ही एकत्र येऊन काहीतरी वैचारिक हस्तक्षेप करतो आहे ही फार महत्वाची बाब आजच्या परिषदेची आहे. यापूर्वीच राही भिडे, ताई, चैनिका आणि हसीना खान आत्ताच बोलून गेल्या. हसीना बोलत असताना खूप आम्ही अस्वस्थ झालो अर्जुन डावे सर तिथे, कारण या देशातला दलित मुस्लिम हा सगळ्यात असुरक्षित असताना हसीना खानला इथे येऊन या मंचावर आमच्या सोबत राहा असं म्हणावंसं वाटतं आणि ही मोकळी आंबेडकरी स्त्री मंचावर वाटावी. मला वाटतं ही आंबेडकरी स्त्री परिषदेची आणि आंबेडकरी स्त्री मुक्ती सर्वांची मोठी उपलब्धी आहे. हसीना, अजून एक गोष्ट की या देशामधला मला वाटतं की राम पुनियानी सरांचं महत्वाचं वक्तव्य आपण ऐकायला उभं राहणार, कारण की या संपूर्ण 2014 नंतरच्या बदललेल्या धार्मिक उन्मादाच्या काळामध्ये सगळ्यात महत्वाची भूमिका मला वाटतं प्राध्यापक खूप असतात, पण IITतले प्राध्यापक राम पुनियानी सरांनी या भारताच्या प्रत्येक कानाकोपऱ्याचा धर्मनिरपेक्ष भूमिका घेऊन फार महत्वाचे हस्तक्षेप नोंदवलेले आहेत. त्यामुळे मी जास्त काही बोलणार नाही, फक्त एकच सांगेन की या आंबेडकरी परिषदेमध्ये आणि आंबेडकरी स्त्री संघटनेच्या मध्ये बोलत असताना सर मला आपलं फार महत्वाचं एक विधान आठवतं की आपण पुण्यामध्ये विद्रोही साहित्य संमेलनामध्ये होता आणि त्यावेळेस फार महत्वाचं विधान केलं होतं की या देशातला हिंदू राष्ट्र ही संकल्पना लोकशाही धर्मनिरपेक्ष राष्ट्रवादाच्या विरोधी आणि सामाजिक न्यायाच्या विरोधी काम करते आहे आणि या संदर्भात दलित महिला आणि विद्यार्थ्यांनी पुढे यावं असं आपण सुतोवाच केलं होतं. 2016 मध्ये झालेली ही परिषद आणि 2025 मध्ये आम्ही याच परिषदेसाठी तुम्हाला बोलवतो आहे. या मागची आमची भूमिका स्पष्ट आहे. या संपूर्ण राजकीय सामाजिक सांस्कृतिक पार्श्वभूमीवर इथं चैनिका बोलून गेले, हसीना, राही भिडे या सगळ्यांनी बोलल्यानंतर एक लक्षात आलं की यानंतरची भूमिका काय करतो, कारण की प्रज्ञादया पवार इतकी महत्वाची भूमिका मांडली सकाळी की मला वाटतं समस्त आंबेडकरी स्त्रियांची एक प्रातिनिधिक भूमिका प्रज्ञादया पवारांनी मांडली. आणि त्याच वेळेस प्रज्ञा म्हणजे आजच्या कार्यक्रमाच्या अध्यक्षाचं व्याख्यान संपत असताना हे पहिल्यांदा घडतं की ज्यावेळेस आपली मैत्रीण बोलते आहे आणि प्रज्ञाचं व्याख्यान संपताना मला वाटतं निशा, माझ्या आणि छाया खोबरागडेच्या तिघींच्या डोळ्यात पाणी होतं, कारण की ही सगळी अस्वस्थता, हे सगळं भयंकराच्या दारात उभा आहोत असं नुसतं बोलण्यासाठी नाही, आपण भयंकराचे साक्षीदार आहोत. या सगळ्या काळात ही परिषद होत असताना मला वाटतं आंबेडकर स्त्री संघटन ह्या काळात उभं होत असताना आंबेडकरी पुरुषांच्या वेगवेगळ्या संघटनांच्या शकलांमध्ये
विभाजन झालेलं असताना मला वाटतं ह्या सगळ्या आंबेडकरी महिलांचं विशेष कौतुक नाही, पण आंबेडकरी सगळे बांधव आमच्या सोबत आहेत आणि आम्ही कधीही स्त्री मुक्ती चळवळीच्या आमच्या भगिनींचंही 50 वर्ष आहे, पण आम्ही आंबेडकरी स्त्रियांनी वेगळा स्त्रीवाद पुरुषांना सोडून मानलेला नाही, कारण की आम्ही समष्टी हीच आमची ताकद मानतो. आणि या सगळ्या प्रक्रियेमध्ये मला वाटतं की आज अत्यंत महत्वाचे राम पुण्यानी सर आलेले आहेत. राम पुण्यानी सरांना आपल्याला सगळ्यांना ऐकायचं आहे. खरं तर राम पुण्यानी सरांना म्हणजे त्यांचा मला परिचय करून द्यायचा होता, पण एवढ्या महत्वाच्या वैचारिक हस्तक्षेप करणाऱ्या व्यक्तींचा त्यांचाच परिचय त्यांच्याकडून घेऊन मला वाचायचा नव्हता. आणि ज्यावेळेस विकिपीडियावर मी राम पुण्याने टाईप केलं त्यावेळेस पहिली ओळ धर्म निरपेक्ष पद्धतीने या देशातल्या सगळ्या उन्मादी सांस्कृतिक याच्या विरोधात बोलणारी महत्वाची व्यक्ती म्हणून ज्यावेळेस मला वाटतं की पुढचा फारसा परिचय देण्याची गरज नाही. मी सर्वप्रथम राम पुण्याने सरांचं स्वागत करू इच्छिते. आंबेडकरी स्त्री संघटना आणि सगळ्या आमच्या समस्त पूर्वविचारांच्या आंबेडकरी स्त्रियांच्या वतीने सर आपलं मनापासून स्वागत. या स्वागत समारंभात शिरीनताई लोखंडे आणि आशा लता कांबळे आणि प्रज्ञा लोखंडे या तिघी मिळून सरांचं स्वागत करतील. त्याचबरोबर आमच्या सगळ्या म्हणजे आंबेडकरी स्त्री संघटनेची इच्छा आहे की अर्जुन डांगरे सर, शांत दादा तुम्ही मंचावर यावं. नाही, तुम्ही मंचावर यावी अशी आमची इच्छा आहे. आणि सुरवाडकर सर तुम्ही पण यावं मंचावर. चालेल, सगळ्यांचे आभार. थोडक्यात सरांचा कार्यक्रमाची एक शिस्त म्हणून मी परिचय करून देते. राम पुण्यानी सर IIT मध्ये बायोमेडिकल अभियांत्रिकी प्राध्यापक होते. सरांची ही ओळख तशी अपुरी आहे. खरी ओळख म्हणजे कट्टर धर्मवाद्यांमुळे त्यांनी भारतातील मूळ धर्मनिरपेक्ष विचारांची सातत्याने मांडणी केली. त्याचबरोबर अनेक धार्मिक अल्पसंख्याक हल्ल्यांच्या चौकशी समितीचे ते सदस्य होते. हे फार महत्वाचं विशेष वाटते. पुण्यानी सरांची एक संघटित कडव्या हुकुमशाहीच्या विरोधातली सातत्याने भूमिका त्यांनी केलेले लिखाण आणि त्यांचे पुस्तकं मला फार महत्वाची वाटतात. RSS और हिंदुत्व की राजनीती मला वाटतं हे पुरेसं बोलक आहे. रिलिजन, पॉवर आणि व्हायलन्स, गुड पॉलिटिक्स, कम्युनल पॉलिटिक्स, सांप्रदायिक राजनीती तथा एवं मिथक. या देशामध्ये मिथकांना, काल्पनिक मिथकांनाच इतिहास सांगून एक वेगळं धुकं पसरवलेलं आहे. 2014 नंतरची परिस्थिती सगळ्यांना माहिती आहे. या पार्श्वभूमीवर आदरणीय राम पुण्यानी सर इथे असताना मी फार बोलू नये, आपण सगळेच त्यांच्यासाठी ऐकण्यासाठी इथे आपण सगळे थांबलेलो आहोत. आदरणीय राम पुण्यानी सर, मी आपल्याला नम्रतापूर्वक मंचावर बोलवते. राम पुण्यानी सर. आदरणीय मंच, और प्रिय दोस्तों, पहले तो मैं आपको बहुत बधाई देता हूँ कि आपने इस संगठन की स्थापना की, क्योंकि आज नारीवादी आंदोलन देश की धुरी का और मेरे ख्याल से दुनिया में भी एक बहुत महत्वपूर्ण हिस्सा होना चाहिए। पूरा आधा आकाश है, आधी दुनिया है, और जिस प्रकार से अभी तक बराबरी की ये भावना नहीं आई, ये काफ़ी चिंता का विषय है और इसके लिए हमें ज़्यादा काम करने की ज़रूरत है। दूसरी बात यह है कि महिला संगठन हमारे जो हैं उसमें ये और जुड़ाव है, ये अलगाव नहीं है, ऐसा मान के मैं चलता हूँ कि जो हमारी महिलाएं 30, 40, 50 साल से काम कर रही हैं स्त्री समानता के लिए, स्त्रियों की बराबरी के लिए, स्त्रियों पर न्याय के लिए,
कि उसमें एक एडिशन है, उससे स्त्रियों की बराबरी का आंदोलन और मजबूत होगा, ऐसा मैं मानता हूँ। अब मैं थोड़ा चाहूँगा कि आप दिन भर से काफ़ी थक गए हैं तो लंबा ना बोलूँ, पर फिर भी एक मेरी थोड़ी खराब आदत है। जैसे बताया ना, मैं आईआईटी में प्रोफेसर था, तो उस पर गड़बड़ ये है कि मेरे को लगता है सामने जो बैठे हो मेरे स्टूडेंट हैं, माफ कीजिएगा, तो उससे मैं सवाल जवाब करता रहता हूँ। तो एक सवाल, सरल सवाल आजकल मेरा स्टैंडर्ड हो गया है। पहला सवाल ये है, बताइए भारत को आज़ादी कब मिली? हाँ जी, 1947। थैंक यू वेरी मच। 81 वर्षाचे आताच झाले। मेरा बहुत कन्फ्यूजन दूर हो गया, क्योंकि एक बहुत बड़ी एक्टर है, वो बोलती है हमको आज़ादी 2014 में मिली। उससे भी बड़ा एक है लीडर, वो बोलता हमको आज़ादी 2022 में मिली जब राम मंदिर का बना। तो मैं बहुत कंफ्यूज रहता हूँ, मैंने दोस्तों से मिलकर अपना दिमाग साफ करता रहता हूँ। अब आज़ादी का मतलब क्या था ये हम देख लें। एक पूरा लंबा आज़ादी का आंदोलन चला, और उसके साथ ही हमारा जो संविधान, जो जिसका कल हम मनाएंगे ज़्यादा जोश से, और जो ये मेरे ख्याल से एक सेकंड, गिव मी अ मिनट। हेलो हेलो हेलो, हाँ। तो मैं कह रहा था कि ये जो हमारा संविधान का दिन है, वो आज़ादी के मूल्यों का बहुत अच्छा मूल्यांकन करता है। अब मेरे जैसा व्यक्ति, थोड़ा मैं बता दूं, मेरा परिचय आपने कहा मैं भी खुद दे सकता हूं, तो मेरा परिचय मैं बता दूं कि मैं वामपंथी आंदोलन से जुड़ा हुआ था, थोड़ा बहुत मजदूरों के आंदोलन के साथ काम करता था मतलब थोड़ा बहुत समझने की कोशिश करता था। और मुझे लगता था कि समाज के सभी तबकों को बराबरी का अधिकार मिलना चाहिए, तो उसमें मजदूरों के साथ काम करने की प्रक्रिया चली 1992 6 दिसंबर तक। 6 दिसंबर 1992 को बाबरी मस्जिद को जब शहीद किया गया, उस रात मुझे लगा कि जो सांप्रदायिकता का सवाल, जिसको आजकल हिंदू मुस्लिम सवाल कहते हैं, एक्चुअली वो हिंदू मुस्लिम सवाल नहीं है, वो एंटी मुस्लिम एंटी दलित सवाल है। ये जो सवाल है, उस रात को मुझे लगा अपनी छोटी सी समझ के आधार पे कि ये भारत की मुख्य समस्या होने वाली है। और उसका कारण क्या है कि ये जो धर्म के नाम की राजनीति, भारत छोड़िए कहीं भी आती है, पाकिस्तान में है, अफगानिस्तान में है, श्रीलंका में है, म्यांमार में है, धर्म के नाम की राजनीति जहाँ भी आती है, वो दलित, स्त्रियों और मजदूरों के अधिकारों को नहीं मानती। जैसे हम कहते हैं कि हमारे पास अधिकार हैं और कर्तव्य हैं, दोनों साथ में चलते हैं। मेरे कर्तव्य है समाज के प्रति, और समाज के साथ मेरे कुछ अधिकार भी हैं। ये जो भी राजनीतियाँ पुरुष प्रधान, ये एक नंबर एक, धर्म के नाम पर चलने वाली राजनीतियाँ, वो बुद्ध धर्म के नाम पे श्रीलंका और म्यांमार में हो, इस्लाम के नाम पे पाकिस्तान या अफगानिस्तान में हो, या भारत में जो अभी खतरनाक तरीके से बढ़ रही है हिंदू धर्म के नाम पे हो, ये सभी पुरुष प्रधान विचारधारा को लेकर चलती हैं। और उसी समय मुझे लगा कि अगर हमको भारत को एक अपने समाज को बराबरी का समाज बनाना है, तो समाज में दलित, महिला, मजदूर, आदिवासी और अल्पसंख्यक, ये 5 कैटेगरीज जो मैं बताता हूँ, इनके बारे में, इनके अधिकारों के बारे में सोचना बहुत ज़रूरी है। और इसी में जैसे मैंने कहा कि ये जहाँ तक स्त्रियों का सवाल है, उस समय तक तो मैं ज़्यादा जागरूक नहीं था, जबकि मेरी बहुत सारी महिला मित्र महिलाओं के आंदोलन में काम करती थी, पर ऑनेस्टली मैं उस पर उतना ख्याल नहीं करता था। वो गलती थी, पर क्यों? ऐसा लगता था ये सांप्रदायिकता का मामला क्या है, समाज आगे विकसित होगा, सांप्रदायिकता का मामला हवा में उड़ जाएगा। पर वो बात नहीं थी। बाद में अध्ययन करके पता चला, क्योंकि पिछली 1947 से लेकर, जैसे हमने कहा ये आज़ादी मिली, उसको मैं एक दूसरे रूप में भी रखता हूँ अंत में, जो जिस पर मैं आऊँगा, कि 1947 में जो हुआ वो एक छोटी सी क्रांति थी।
अब आजकल क्रांति शब्द से डर लगता है, पर बोल देते हैं अपने, इसलिए मैंने कहा छोटी सी क्रांति थी। और इस क्रांति को मैं अंबेडकर नेहरू क्रांति के रूप में समझता हूँ। अंबेडकर का संविधान और नेहरू के आधुनिक भारत की कल्पना, ये दो के आधार पर समाज का विकास होना चालू हो गया। और उसी के साथ साथ हमने देखा कि समाज की कुछ धाराएं थी जो इन विचारों को नहीं मानती थी, और ज़्यादातर उसी पर मैं आज फोकस करूँगा, क्योंकि आपने काफ़ी विषयों पर चर्चा की होगी। मैं थोड़ा इसका सैद्धांतिक पक्ष आपके सामने रखने की कोशिश करूँगा। अब इसमें ये तो हम सब जानते हैं कि स्त्रियों की दशा क्या थी, दलितों की दशा क्या थी, ये सदियों से ये बात चली आ रही है। पर जब अंग्रेज़ यहाँ आए तो एक अलग प्रकार का वातावरण तैयार हो गया। तो फिर से मैं आपको पूछ लेता हूँ, आप जरा कोऑपरेट करके बताइए, अंग्रेज़ लोग भारत में क्यों आए? व्यापार करने। वेरी गुड। व्यापार करके वो चले गए क्या? भाई कंपनी प्रॉफिट में है, घर चलो बीवी बच्चों के पास। नहीं, व्यापार करने के बाद भारत में उन्होंने कब्जा जमा लिया है, और उस समय भारत की गुलामी चालू होती है देश के रूप में। अब मेरी गुलामी की परिभाषा क्या है? दो। एक, जब बाहर की कोई ताकत वहाँ से इंस्ट्रक्शन दे के यहाँ शासन करती है, नंबर एक। नंबर दो, जब वो शासन करने वाली सत्ता यहाँ की संपत्ति को लूटकर बाहर ले जाती है। ये बात मैं क्यों कह रहा हूँ? क्योंकि अपने प्रधानमंत्री जी हर समय बोलते रहते हैं ना कि हम तो 1000 साल से गुलाम हैं। यानी जो मुग़ल रूल था, उसके पहले जो सल्तनत रूल था, वो हमारा गुलामी का पीरियड था। तो मैं खुद से सवाल पूछता हूँ और आपसे भी पूछता हूँ कि जो मुसलमान राजाओं ने यहाँ राज्य किया, वो कुतुबुद्दीन ऐबक से लेके तो औरंगज़ेब और बहादुर शाह ज़फ़र तक जिन्होंने राज्य किया, बताइए वो लोग यहाँ की संपत्ति लूटकर कहाँ ले गए? काबुल, कांधार, मक्का, मदीना या कहीं नहीं? कहीं नहीं। यहाँ रहे, यहाँ शासन किया, और यही वो इसी मिट्टी में खाक हो गए। दूसरा, उनको शासन करने का निर्देश कहीं बाहर से आता था क्या? बाहर से नहीं आता था। वो खुद ही उनका एक मंत्रिमंडल, जिसको आज की भाषा में कहते हैं, राजा का दरबार होता था। उसमें अलग अलग मनसब वाले होते थे, 5000, 2000, 1000, 10,000। वो उनका प्रेस्टीज का सवाल था। जैसे आजकल भी हमारे यहाँ होता है, वो कहाँ से चालू होता है? लेफ्टिनेंट कर्नल, मेजर वगैरह वगैरह सब कुछ होता है। तो राजा के दरबार में ये सब निर्णय होते थे, बाहर से इम्पोजिशंस नहीं आते थे। तो इसलिए हमारी गुलामी का पीरियड जो चालू होता है, वो होता है अंग्रेज़ों के आने के बाद। अब अंग्रेज़ों के आने के बाद हमारा गुलामी का पीरियड चालू होता है, तो अंग्रेज़ों को यहाँ शासन भी करना था, यहाँ से संपत्ति को लूट के भी ले जाना था। तो उन्होंने कुछ परिवर्तन यहाँ लाए, समाज में, उत्पादन व्यवस्था में, बाकी चीज़ों में आए। जैसे एक मैं उदाहरण देता हूँ कि उनको संपत्ति लूट के ले जाना है, तो जहाज में भर के ले जाना पड़ेगा। तो बताइए, पूना से कोई संपत्ति लूट के ले जाना है तो पहले कहाँ लाना पड़ेगा? बॉम्बे। तो पूना से बॉम्बे सामान पहले कैसे आता था? बैलगाड़ी। अपनी गरीब सारी बैलगाड़ी को क्यों भूलते हो आप? वो तो अपनी है बैलगाड़ी। अंग्रेज़ों ने सोचा बैलगाड़ी तो बड़ी स्लो है, कब पूना से निकलेगी, कब डॉकयार्ड पहुंचेगी। उसके बदले वो क्या लाए? रेलगाड़ी, नंबर एक। अब दूसरा ये बताइए, अंग्रेज़ों के आने के पहले पत्र लेटर्स कौन ले जाता था? कबूतर। वेरी गुड, मुझे बहुत खुशी हुई। कबूतर पत्र ले जाते थे। कबूतरों का पर एक प्रॉब्लम था, कबूतर जनरली लव लेटर्स ले जाते थे, फालतू लेटर्स नहीं ले जाते थे। तो अंग्रेज़ों ने बोला, भाई ये कबूतर तो हमारा पत्र ले जाने वाला कोई काम में नहीं आएगा। और घुड़सवार थे पहले, वो भी, ये भी कितना स्लो है, कलकत्ता से त्रिवेंद्रम तक ऑर्डर जाने में तो ज़माना निकल जाएगा। तो उसके बदले बोला टेलीफोन, टेलीग्राफ, पोस्टल सिस्टम। पहला था रेल, अभी क्या हो गया? मेल। अब तीसरा उन्होंने क्या किया, यहाँ आधुनिक शिक्षा लाई। अभी वो मैकाले पे डिबेट चल रहा है ना, आपके प्रधानमंत्री ने बोला मैकाले ने देश को बर्बाद कर दिया,
तो दूसरे लोगों ने बोला मैकाले के कारण ही तो दलित और औरतों को शिक्षा की शुरुआत हुई। वही अभी डिबेट चल रहा है। तो आधुनिक शिक्षा के साथ आधुनिक न्याय व्यवस्था। और फिर से सवाल, जब न्याय व्यवस्था किसी को दंड देती है तो कहाँ पहुँचाती है? जेल। वेरी गुड। तो 3 परिवर्तन ख्याल में आ गए, रेल, मेल और जेल। याद रहेगा। अब इसी के साथ 3 नए वर्ग अस्तित्व में आए। 3 नए वर्ग अस्तित्व में कौन से आए? पहला तो व्यापारी उद्योगपति, टाटा, बिरला, बजाज, सिंघानिया, डालमिया वगैरह वगैरह वगैरह। इन्होंने फैक्ट्रियां खोली। फैक्ट्रियां तो खोली इन्होंने, और फैक्ट्री में काम कौन करेगा? मजदूर। तो पहला इंडस्ट्रियल बिजनेसमैन वर्ग, दूसरा मजदूर वर्ग, और तीसरा जो आधुनिक शिक्षित वर्ग थे, आधुनिक पढ़ाई से लैस थे, जो एडमिनिस्ट्रेशन थे, वो आधुनिक शिक्षित वर्ग। ये 3 नए वर्ग समाज में अस्तित्व में आए। अब पुराने वर्ग कौन से थे? यहाँ पुराने शासक कौन थे? यहाँ राजा थे, नवाब थे, जमींदार थे, जागीरदार थे। और ये भी हमें याद रखना चाहिए कि जब अंग्रेज़ों का राज पूरा आया तब भी 565 रियासतें, उसको इंग्लिश में कहते हैं जो प्रिंसली स्टेट्स, मराठी का संस्थानिक मतलब उतने थे। तो वो जब ये आने लग गए, ऊपर आने लग गए, इनका समाज भी वर्चस्व बढ़ने लग गया। तो इधर जो लोग थे, राजा, नवाब, जमींदार, जागीरदार, हिंदू, मुसलमान दोनों, इनको डर लगा। इनको लगा कि समाज बदल रहा है, नए प्रकार के लोग आ रहे हैं, शिक्षा आ रही, इवन औरतों की शिक्षा के बारे में भी मैं आऊँगा, ये आ रहे, तो हमारे पावर का क्या होगा? तो बड़ी चालाकी से उन्होंने एक बात की जो आज भी करते हैं। उन्होंने क्या किया? ये नहीं कहा कि हमारी सत्ता, जमींदार की ताकत, राजा की ताकत, उन्होंने ये नहीं कहा कि हमारी सत्ता कमज़ोर हो रही। उन्होंने इसको धर्म के नाम पे प्रस्तुत किया। तो मुस्लिम नवाब क्या बोलेगा? इस्लाम खतरे में। और हिंदू राजा क्या बोलेगा? हिंदू धर्म खतरे में। याद रखिए दोस्तों, धर्म कभी खतरे में नहीं होता। जब कुछ लोगों की सत्ता खतरे में होती है तो वो धर्म के नाम पे अपनी सत्ता को बचाना चाहते हैं। अब कुछ चीज़ें अंग्रेज़ों ने अच्छी भी की। आज मैं वही स्टडी कर रहा था मैकॉले के बारे में। तो खराब तो लूट के ले गया, शोषण किया, और उसके बाद